नंदिनी संगमपुर गांव के एक छोटे से घर में अपनी भाभी कावेरी और भाई जगदीश के साथ रहा करती थी। नंदिनी के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे। नंदिनी का भाई जगदीश खेतों में काम किया करता था और घर चलाया करता था। उसकी पत्नी कावेरी घर संभालती थी। कावेरी अपनी ननद को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती थी। बड़े होने के बाद भी नंदिनी को हमेशा बस यही महसूस होता था कि वो तो अभी बच्ची ही है। वो लोग नंदिनी को बिना देखे एक पल भी रह नहीं पाते थे। एक शाम नंदिनी को घर आने में देरी हो जाती है और उसकी भाभी घर में घूमते घूमते चक्कर लगाने लगती है। तभी जगदीश आता है और बोलता है, कावेरी, क्या बात है? तुम घर में इधर से उधर घूमे जा रही हो, कोई परेशानी या दिक्कत है क्या? जी वो ननद जी अपनी दोस्त के साथ बाहर नदी किनारे घूमने के लिए गई थी। उन्हें गए हुए काफी समय हो गया, अभी तक वो वापस नहीं आई है। बस मुझे उन्हीं की चिंता हो रही है। क्या कहा तुमने? वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है? ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उसे अकेले कहीं मत जाने दिया करो। आजकल जमाना ठीक नहीं है, लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। दोस्त भी कब धोखा दे जाए ना कोई पता नहीं होता है। और तुमने उसे अकेले बाहर भेज दिया। तुम्हें मेरी बात कब समझ में आएगी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन उनकी सहेलियाँ बहुत ज्यादा ही जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें भेज दिया, क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती हूँ। पता नहीं मेरी बहन कहाँ होगी। वैसे भी बहुत समय हो चुका है, अब तक तो वो आ जाती थी। उसे देर क्यों हो गई? उसको जाकर देख कर आता हूँ, कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। जी ठीक है, आप जाइए। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि मैं तो घर से बाहर ही नहीं जा सकती, लेकिन आप चले जाइए और ननद जी को ले आइए। जगदीश अपनी बहन को ढूंढने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है, नंदिनी सामने से मुस्कुराती हुई आ रही होती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी की जान में जान आ जाती है। जगदीश उसे हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और बोलता है, नंदिनी, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो चुकी हो। कब समझोगी तुम? अरे तुम्हारे भैया भाभी के अलावा तुम्हारा कौन ही है बताओ तुम मुझे? कहीं भी जाना होता है ना तो हमारे साथ जाया करो, अकेले किसी के साथ मत जाया करो। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता होती है। भैया, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं तो अपनी सहेलियों के साथ बस गांव में घूमने के लिए गई थी। घर में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा था। सहेलियों के साथ वक्त का पता ही नहीं चला, इसलिए थोड़ा समय लग गया। तुम तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने में मस्त हो गई, लेकिन एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि घर पे भैया भाभी की क्या हालत हुई होगी तुम्हारे बिना। भैया, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। मैं जब भी कहीं जाऊँगी तो समय से घर वापस आ जाया करूँगी। सभी लोग एक साथ खुशी से बैठकर खाना खाते हैं। कावेरी और जगदीश की मानो जैसे नंदिनी में जान बसती थी। समय बीतता जाता है और नंदिनी की शादी राजेश नाम के लड़के से हो जाती है। राजेश काफी अमीर था। शादी के बाद नंदिनी अपने ससुराल चली गई थी और वो एक नए परिवार में रच बस गई थी। हालांकि उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसे अपने मायके की भी बहुत याद आती थी। देखते ही देखते नंदिनी की शादी को 6 महीने बीत गए थे और वह अपने मायके नहीं गई थी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने पति से बोलती है, राजेश जी, आप तो हमेशा कामकाज में बिजी रहते हैं और मैं घर के काम में बिजी रहती हूँ। देखते ही देखते शादी के 6 महीने गुजर गए हैं। ना तो आप मुझे कहीं लेकर गए और ना मैं खुद अकेले कहीं जा सकती हूँ, लेकिन कम से कम आप मुझे मेरे मायके तो भेज सकते हैं ना। मेरे भैया भाभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कितना समय हो गया है, मैंने उनको देखा तक नहीं है। नंदिनी, तुम तो जानती हो कि मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। मैं तुम्हें गांव कैसे लेके जा पाऊंगा? और अगर तुम चली गई तो मेरी बीमार माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो जानती हो ना, वो अपनी पैरों से सही से चल तक नहीं पाती। उनके घुटनों में कितनी तकलीफ होती है। तुम ऐसे कैसे जाओगी अपने ससुराल को छोड़ के मायके? क्या ये चीज़ ठीक है? जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तो आप अपनी माँ का ख्याल रखते थे ना। क्या आप कुछ दिनों के लिए अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकते हैं? जैसे आप अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भैया भाभी के बिना नहीं रह सकती हूँ। 6 महीने से वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे देखे बिना उनका एक पल नहीं गुजरता था। आज 6 महीने गुजर गए हैं। वो जब भी मुझे फ़ोन करते हैं बस उनकी आवाज़ में दर्द होता है। मुझे मेरे मायके जाने दीजिए ना। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम मायके नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। अगर तुम चली गई तो ससुराल की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?
अगर शादी करने के बाद मेरी माँ का ख्याल तुम नहीं रख पाओगी तो अब मेरा शादी करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। और तुम्हारा पहला फ़र्ज़ ना ससुराल की तरफ बनता है, ना कि मायके की तरफ। आप मेरे साथ ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बस इसलिए मजबूर हूँ कि मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ। अगर मैं अकेले अपने मायके पहुँचूंगी तो मेरे भैया भाभी को बहुत तकलीफ होगी। उनको लगेगा कि मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वालों की गरीबी के कारण उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से वो वहाँ नहीं आए और उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस होगी और उन्हें शर्मिंदा होते हुए मैं देख नहीं सकती। तो तुम मेरे फ्री होने का इंतज़ार करो। जब मैं अपने काम से वापस आ जाऊँगा तब तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूँगा। जब तक तुम इंतज़ार करना। राजेश इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसकी कड़वी बातें सुनकर नंदिनी को बहुत तकलीफ होती है। देखते ही देखते कुछ महीने और गुजर जाते हैं, लेकिन राजेश नंदिनी को उसके मायके भेजने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब जब भी नंदिनी मायके जाने की बात करती तो राजेश कोई ना कोई बहाना बना दिया करता। एक दिन वह अकेले अपने कमरे में बैठी रो रही होती है, तभी वहां उसकी सास सावित्री आती है और बोलती है, अरे क्या बात है बहू, तू ऐसे कमरे में अकेले बैठ के रो क्यों रही है? कोई तकलीफ है क्या तुझे? नहीं माँ जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपको कुछ चाहिए क्या? आप मुझे बता दीजिए। माँ भी बोलती है और तकलीफ भी नहीं बताती। ये तो गलत है ना बेटा। अगर तू सच में मुझे माँ मानती है तो बता मुझे कि क्या बात है। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तू बहुत उदास रहती है। बता ना बेटा क्या बात है। कोई परेशानी है, दिक्कत है तो बता मुझे। माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं। मुझे अपने ससुराल में आए हुए पूरा साल बीत गया है। मैंने अपने भैया भाभी की शक्ल तक नहीं देखी है और शादी से पहले अगर मैं कुछ पल के लिए भी उनकी आंखों से दूर हो जाती थी तो उनकी जान निकल जाती थी। आज वो जब भी मुझे फ़ोन करते हैं तो बस उन्हें यही आस होती है कि मैं उन्हें एक बार कह दूं कि हाँ भैया भाभी मैं आ रही हूँ। लेकिन राजेश जी मुझे भेजने के लिए कहीं तैयार ही नहीं है। लेकिन क्यों? सबका अपना मायके जाने का मन करता है, तेरा भी मन करता होगा, तो क्यों नहीं जाने दे रहा है वो? मैं जाके अभी उससे बात करती हूँ। वो तुझे मना कैसे कर सकता है? और तूने बताई क्यों नहीं मुझे? नहीं माँ जी, आप उनसे कोई बात मत करिए, क्योंकि अगर आप उनसे बात करेंगी तो उनको लगेगा कि मैं आपकी शिकायत उनसे कर रही हूँ और दोनों माँ बेटे के बीच में दरार डालना चाहती हूँ। वो भी अपनी जगह सही है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि आप तो अपने पैरों से ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। आपके घुटनों में तकलीफ जो है। अपनी बहू को तकलीफ में देखकर सावित्री खुद अपनी बहू को मायके ले जाती है, जहां उसके भैया भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सालों बाद नंदिनी फिर से अपने मायके आती है और कावेरी की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं होता है। वह अपनी ननन के गले लगते हुए बोलती है, ननन जी, आपने मायके लौटने में तो तुमने सालों लगा दिए हैं। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब आप कभी अपने मायके भी आएंगी। बहू, इसमें तेरी ननद की कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है कि हमने उसे इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी जिसमें वो बंध गई रह गई। कोई बात नहीं माँ जी, सालों बाद मेरी ननद अपने मायके आई है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई उसके ससुराल वाले उसको इतना प्यार करते हैं। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। नंदिनी अपने मायके पहुंचकर बहुत खुश थी। वह फिर से अपने पुराने दिन जीती है और अपने भैया भाभी के साथ बहुत सारा अच्छा वक्त बिताती है। वहीं दूसरी तरफ वह अपनी सास का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वातावरण में बदलाव होने के कारण उसकी सास की घुटनों की समस्या भी काफी हद तक ठीक हो जाती है। इस तरह से नंदिनी सालों बाद अपने मायके भी लौट आती है और अपनी सास के साथ होने के साथ वह ससुराल के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभा लेती है। चारू अपने भाई अमित का इंतजार कर रही होती है। भाई कहाँ रह गए? अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। जब मुझे भैया से कोई जरूरी बात करनी होती है तभी उन्हें घर आने में देर होती है। भैया कहाँ हो आप? जल्दी आओ ना घर। काफी इंतजार करने के बाद चारू के भैया घर आते हैं। अपनी पत्नी मेघा के साथ तुरंत चारू अपने भैया भाभी को गले लगा लेती है और कहती है, भैया भाभी आप दोनों इतना लेट क्यों हो गए? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो सपना देखा था वो सच होने वाला है। अरे अरे, क्या बात है चारू?
आज तो तुम्हारे चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही है। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना खुश हो रही हो? अरे हमें भी बताओ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती थी, अब मैं वहाँ पढ़ाई कर सकती हूँ। क्या? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है ना। फिर हम कैसे उस कॉलेज में तुझे पढ़ा पाएंगे? ऊपर से वहाँ तो बहुत अमीर घर के बच्चे आते हैं। अरे आप भी क्या बोल रहे हैं? हमारी चारू ने इतनी मेहनत की थी इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। अब भगवान की दया से इसका दाखिला हो गया है, तो अब आप पैसे देख रहे हैं। इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरी बहन आगे पढ़ना चाहती है, वो आगे पढ़ेगी। लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, हमारी तो इतनी कमाई नहीं होती। भैया प्लीज ऐसा मत कहिए, मैंने अपने भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचा है और अगर उस कॉलेज में मेरा दाखिला नहीं हुआ तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। भाभी आप भैया को कुछ समझाओ ना। चारू तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और आप भी बच्ची को क्यों इतना डरा रहे हो? देखो अब तो मैं भी कमाने लग गई हूँ, तो मेरी कमाई से हम घर का खर्चा चला लेंगे और चारू की पढ़ाई के लिए आपकी कमाई लगा लेंगे। हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा चारू की पढ़ाई है। तुम सही कह रही हो। अगर मेरी बहन पढ़ना चाहती है तो हम उसका साथ देंगे और हमें देना चाहिए। मुश्किलें तो तभी भी आएंगी जब ये पढ़ाई छोड़ देगी, और पढ़ाई करेगी तभी मुश्किलें रहेंगी। तो क्यों ना हम साथ मिलके मुश्किलों का सामना करें, एक परिवार की तरह। चारू, हम तेरा साथ देंगे। चारू के भैया भाभी उसे बहुत सपोर्ट करते हैं और चारू भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। चारू की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो एक बहुत बड़ी MNC कंपनी में नौकरी करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद चारू अपने साथ रोहन नाम के लड़के को घर लेकर आती है और अपने भैया भाभी से कहती है, भैया ये रोहन है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं रोहन को कॉलेज टाइम से ही जानती हूँ और रोहन से शादी भी करना चाहती हूँ। चारू, तुझे पता है ये हमारी ना जात का है ना बिरादरी का है, शादी कैसे होगी तुम्हारी? मैंने तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था, तू वहाँ जाकर ये सब करने लगी। तूने अपने भाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? भैया आप भी क्या गवारों की तरह बात कर रहे हो? आप जैसे लोग ही होते हैं जो जात बिरादरी को नाम देते हैं। खैर मैं यहाँ ये सब बातें नहीं करने आई हूँ, मैं तो यहाँ ये बताने आई हूँ कि हम दोनों कल कोर्ट में जाकर शादी करने वाले हैं। अब मेरे परिवार में तो बस आप ही हो, इसीलिए आपको बता दिया। जब सब कुछ तूने खुद ही कर लिया है तो यहाँ क्या बताने आई है? चारू, ये तुम्हारे भैया भाभी हैं, तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? रोहन, ये भैया भाभी जरूर हैं, लेकिन मुझे इन्हें किसी से भी मिलवाने में शर्म आती है। तुमने तो देखा ही है मेरे भाई भाभी को, गरीबी की रेखा इन्हीं से होकर गुजरती है। भाभी आपको शायद पता नहीं है कि रोहन कितना अमीर है। आप जलना मत मुझसे कि आपका ससुराल इतना गरीब और मेरा इतना अमीर क्यों है। चारू अपने भैया भाभी का काफी मजाक बनाती है और उन्हें नीचा भी दिखाती है। अगले दिन चारू रोहन से शादी कर लेती है। शादी के बाद चारू अपने भैया भाभी को जैसे तैसे बिल्कुल भूल जाती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद चारू पेट से थी। ये बात सुनकर रोहन बोलता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, तुम्हें क्या बताऊँ मैं। हमारा बेबी आने वाला है तो हम बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। शहर के अमीर से अमीर लोगों को बुलाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी तुम्हारे भैया भाभी को ये खुशखबरी देकर आता हूँ। तुम क्या पागल हो गए हो? मेरे भैया भाभी को ये सब बताने की जरूरत क्या है? उनसे हमें क्या ही मतलब अब। चारू, वो तुम्हारे भैया भाभी, उन्हें पता चलेगा कि तुम माँ बनने वाली हो, उन्हें कितना अच्छा लगेगा। अब तुम इतनी खुशी की बात उनसे कैसे छुपा सकती हो? उन्हें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन, तुम सोच समझ कर बोला करो। अरे हमारे बच्चे को पता चलेगा कि उनके मामा मामी इतने गरीब हैं, तो उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन चारू, वो गरीब हो या अमीर, रहेंगे तो हमारे बच्चे के मामा मामी ना। तभी तो, अरे अगर वो अमीर होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मुझे दिक्कत है। मुझे नहीं पसंद कि मेरे बच्चों को उन गरीबों को अपने मामा मामी कहना पड़े। तुम्हें भी उनसे रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। चारू अमीरी के रंग में खो जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद चारू गाड़ी में बैठी थी कि तभी चारू को मेघा दिखती है और वो गाड़ी का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे चारू, यहाँ कैसे? दरवाजा तो खोलो। अरे यार, ये भाभी यहाँ कहाँ से आ गई? थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड्स यहाँ आ जाएंगी और उन्होंने मुझे इनके साथ देख लिया तो अच्छी खासी मेरी इमेज की बैंड बज जाएगी। अरे चारू, खोलो ना दरवाजा। चारू अपनी भाभी को देखकर भी अनदेखा कर देती है
और वहाँ से आगे निकल जाती है। मेघा को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर रोने लग जाती है। जब घर पर अमित आता है और वो मेघा को रोते हुए देखता है तो वो कहता है, मेघा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? बस सर में हल्का सा दर्द हो गया, इसलिए रोना आ रहा है। तुम पूरी दुनिया से झूठ कह सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। बताओ क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है, जिसके कारण तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम रो रही हो? बताओ ना क्या हुआ। हमारी चारू को क्या हुआ है, वो इतनी क्यों बदल गई? आज मुझे रास्ते में मिली थी वो, मैंने गाड़ी का दरवाजा खटखटाते रह गई, लेकिन उसने दरवाजा तक नहीं खोला, वो वहाँ से चली गई। कोई बात नहीं मेघा, तुम रोना बंद करो। हमारी चारू अब अमीर हो चुकी है, वो हमसे बात करेगी, अच्छा तो ही लगता है। अमित मेघा दोनों को ही चारू के बदलने का काफी बुरा लग रहा था, लेकिन अब करते भी क्या दोनों, इसलिए चुप रह जाते। और कुछ दिनों बाद चारू एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है, इसलिए कुछ गिफ्ट्स, मिठाई, तोहफे लेकर अपने भाई के घर जाती है और अमित बहुत खुश हो जाता है। चारू तू अपने गरीब भाई के घर आई है, तुझे देखा ना तो सुकून मिला। तुझे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। कैसी है तू? हाँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरा बच्चा हुआ है तो मैं गरीबों में मिठाई, कपड़े बांट रही हूँ, इसीलिए मुझे आप दोनों की भी याद आ गई। ये लीजिए, ये आपके लिए। चारू तुम पागल हो गई हो, जिस भाई ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, आज तुम उसे भिखारियों की तरह सामान देने आई हो, शर्म आनी चाहिए। अपनी भाभी की बात सुनकर चारू को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रोहन अपने साथ लड़की को लाता है और बोलता है, चारू अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना बच्चा उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, मैंने इससे शादी कर ली है। ये क्या बोल रहे हो रोहन तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये हमारा बच्चा है ना। प्यार था, लेकिन अब वो प्यार नहीं है। ये लो डिवोर्स के कागज और निकल जाओ यहाँ से। चारू रोते हुए अपने बच्चे को लेकर अपने भाई के घर जाती है। क्या हुआ चारू, तू रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? बता बता, मुझे बता। बेटा रोते नहीं, अपने भाई को बता, तेरा भाई सब ठीक कर देगा। क्या हुआ? भैया भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। पैसे मिलने के बाद मैं सब कुछ भूल गई थी। आज मुझे किस्मत ने इतना बुरा गिराया है कि वापस वही खड़ा कर दिया लाकर। चारू कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, अब भी तुम्हारे भाई भाभी जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, चलो मेरे साथ। चारू जो घमंड में चूर थी, अब उसका पूरा घमंडी चकनाचूर हो जाता है और वो अब एक नौकरी करती है और अपनी भाभी भैया के साथ ही रहा करती थी। सुजाता सुबह सुबह चाय पी रही होती है कि तभी सुजाता अपने पति रामलाल को कहती है, सुनो, आज हमें वृद्धाश्रम जाना है कपड़े और सामान लेकर, तो याद से तैयार हो जाना आप। ठीक है, मैं समय से पहले तैयार हो जाऊंगा। वैसे भी आज तक इस काम को भूला हूँ जो भूलूंगा। हाँ ये तो है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे वृद्धाश्रम जाकर उन माओं से मिलकर बहुत खुशी होती है जो मुझे प्यार से गले लगाती है और ढेर सारा आशीर्वाद देती है। हाँ, उन्हें देखकर तो मैं भी भगवान से बस यही दुआ करता हूँ, जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरह हमारे बच्चों को भी सद्बुद्धि मिले कि वो भी अपने बूढ़े माँ बाप को संभाल सके। ना जाने बच्चे एक बूढ़े माँ बाप को क्यों नहीं पाल पाते। एक बूढ़े माँ बाप अपने बच्चे को पाल लेते हैं, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी की बारी आती है तो वो अपने माँ बाप को बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने विजय की शादी ऐसी लड़की से हो जो बेटे के साथ साथ हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी को भी संभाले। देखते हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब सुजाता कुछ समय बाद ही अपने पति रामलाल के साथ वृद्धा आश्रम के लिए निकल पड़ती है अपनी बड़ी सी कार में और वृद्धा आश्रम पहुंचती है। अब जैसे ही सुजाता और रामलाल पहुंचते हैं तो वहाँ के स्टाफ वाले दोनों को बैठने के लिए चेयर देते हैं। कोई पानी लाता है तो कोई चाय, दोनों की खूब इज्जत करते हैं और वृद्धा आश्रम के मैनेजर भी सुजाता की खूब इज्जत करते हैं। सुजाता जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे बता देती, मैं यहाँ से लड़के भेज देती सामान लाने के लिए। अरे लता बहन जी, यहाँ आकर जो मुझे सुकून मिलता है उसका क्या। यहाँ आती हूँ तो इन माताओं को देख लगता है जैसे इनसे पिछले जन्म का नाता है। ये तो आप सही कह रही हैं, कुछ तो लीजिए आप। नहीं, बस घर से ही खा कर निकले थे। वैसे आप सामान उतरवा लीजिए,
कपड़े, खाने पीने की जरूरतों का सामान और ये कुछ पैसे 50,000 है। आप दोनों के लिए इन माओं की दुआ है। आप लोग कितना करती है इनके लिए। सुजाता वृद्धा आश्रम की मैनेजर के साथ बात कर रही होती है, लेकिन उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो वृद्धा आश्रम में रहने वाली माँ को दवा खिला रही थी, वो भी बड़े ही प्यार से। अरे अम्मा, आपको ये दवा खानी है। आप पूरी रात सोई नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो आपको मोटी मोटी सुइयों की जरूरत होगी। और अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं दवाइयाँ देखकर? चलो जल्दी से गोलियाँ खा लो। अरे लता बहन, ये लड़की, आज से पहले तो इसे नहीं देखा। अरे ये तो 1 सप्ताह पहले आई है यहाँ पर। वो क्या है सुजाता जी, इसकी दादी को इसके पिताजी ने घर से निकाल दिया, तो ये भी अपनी दादी की सेवा करने के लिए यहाँ आ गई। लेकिन दादी के साथ साथ ये यहाँ और भी बुजुर्ग लोगों की सेवा कर रही है और सबका ध्यान रखती है। हाँ, लड़की तो बहुत प्यारी है और संस्कार भी इसमें अच्छे नजर आ रहे हैं। हाँ, है तो बहुत प्यारी और सबका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखती है। कुछ समय बाद ही सुजाता घर आती है और अपने पति रामलाल से कहती है, सुनिए, शाम में विजय आएगा तो मैं उससे उसकी शादी की बात करूंगी, क्योंकि अब तो उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम ये सब अचानक क्यों कह रही हो? कहीं तुमने विजय के लिए कोई लड़की देखी है? ऐसे ही समझ लो। लड़की भी अच्छी है और संस्कारी भी है और उसे अपनों का ध्यान रखना भी अच्छे से आता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। कहाँ है? किसने बताया इस रिश्ते के बारे में? कुछ तो बताओ। अब तो बस विजय के हाँ करने के बाद ही आपको सब कुछ बताऊंगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुजाता का वृद्धा आश्रम आना जाना लगा ही रहता है और सुजाता वहाँ काम करने वाली चंदा के बारे में भी वहाँ की मैनेजर लता से पूछती रहती थी। इधर सुजाता के बेटे ने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। और बस फिर क्या था, सुजाता एक रोज वृद्धा आश्रम पहुँचती है। सुजाता जी, आजकल आपके वृद्ध आश्रम में कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं लग रहे हैं? क्या करूं, यहाँ के लोगों से अपनापन मिलता है, इसीलिए भी चली आती हूँ। हाँ, ये तो है। बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। सुजाता तो यहाँ चंदा के लिए आई थी और वो वृद्धा आश्रम की मैनेजर लता से कहती है, लता बहन, कुछ मत मंगवाइए, मैं तो बस यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आई हूँ और उसमें मुझे आपकी जरूरत है। जी कहिए सुजाता जी, मुझसे जो होगा मैं आपके लिए जरूर करूँगी। हाँ जी, आपको ही ये काम करना है। वो क्या है ना, आप तो जानती है कि मेरे बेटे विजय की अब शादी की उम्र हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर एक ऐसी बहू आए जो मेरे बेटे के घर के साथ साथ हम दोनों बूढ़े बुढ़िया का भी ध्यान अच्छे से रखे। और इसीलिए मैंने आपके वृद्धाश्रम में काम करने वाली लड़की चंदा को अपनी बहू बनाने का फैसला लिया है। लेकिन सुजाता जी, वो गरीब घर की लड़की, उसके माँ बाप आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो भला वो अपनी लड़की को आपके घर की बहू कैसे बना सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि मेरे घर की बहू वही बनेगी जिसके माँ बाप मेरे स्टेटस से मैच करते हो। मुझे तो बस अपने बेटे के लिए एक बहुत ही संस्कारी लड़की चाहिए। आज वाकई आपने दिखा दिया कि आपका दिल कितना बड़ा और कितना सच्चा है। इतना पैसा होने के बाद भी आप अपने एक लौते बेटे की शादी एक गरीब घर की लड़की से कर रही हैं। बस आप उस लड़की के माता पिता या जिससे भी बात करनी है बात कर लीजिए और ये रिश्ता पक्का करवाइए। चंदा बेटा, जरा इधर आना। नमस्ते मालकिन। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ये मालकिन मत बोला करो। तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं, बस मैं तो काम कर रही थी। कोई काम है क्या मुझसे? नहीं, बस यूं ही बुला लिया। वो ये पैसे तुम रखो, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। लेकिन आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? मैडम को दे दीजिए, वही सब देखती हैं। अरे चंदा, ले लो, शगुन समझकर ही ले लो, कभी न कभी तो काम आ ही जाएगा ना। अब चंदा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और सुजाता भी वहाँ से घर आ जाती है। रामलाल भी सुजाता को खुश देखकर अपनी पत्नी से कहता है, क्या बात है सुजाता, आज तुम्हारी स्माइल कुछ अलग सी है। कहीं तुमने कोई दूसरा बुढ़ा तो नहीं पटा लिया? अरे एक कम है जो दूसरे को अपने सर पर बैठा लूं। मैं तो बस इसीलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि मैंने विजय के लिए लड़की ढूंढ ली है और वो लड़की आपको भी पसंद आएगी। अरे मैं तुम्हारी पसंद पे शक क्यों करूँगा? अरे मैं भी तो तुम्हारी ही पसंद हूँ ना, और देखो ना मैं कितना हैंडसम हूँ। अच्छा ये बताओ, कौन है वो?
जिसे तुमने हमारी बहू बनाने का सोचा है? मैंने अपने इकलौते बेटे के लिए आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने वाली को देखा है। उसका नाम चंदा है और उसे ही मैंने अपने बेटे के लिए चुना है। अच्छा, वो उसकी बात कर रही हो जो दादी की सेवा करती है आश्रम में रहकर? अरे मुझे भी वो बहुत पसंद है। सुजाता और रामलाल को चंदा पसंद थी। अब सुजाता के बेटे को भी चंदा के लिए हाँ कहना था। देर शाम सुजाता अपने बेटे को चंदा की फोटो दिखाती है तो विजय भी अपनी माँ की बात को काट नहीं सकता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। इधर चंदा को जब ये सब बातें पता चलती हैं कि वो इतने अमीर घर की बहू बनने जा रही है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। चंदा, तेरे माता पिता ने इस शादी के लिए हाँ कर दी है और लड़का भी अच्छा है और सुजाता को भी तू बहुत अच्छे से जानती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे मालकिन ने चुना है, वो भी अपने इकलौते बेटे के लिए। विश्वास तो मुझे भी पहले नहीं हुआ था। लो सुजाता जी आ गई। अभी आपकी ही बातें कर रही थी मैं। नमस्ते आंटी जी। मैडम मैं चलती हूँ, दादी को दवा देनी है। अरे बेटी रुको, मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ और तुम हो कि जा रही हो अपनी होने वाली सास को अनदेखा करके। जी नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। तो बेटा मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ। इस शादी को लेकर कोई दबाव तो नहीं है ना तुम्हें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो खुद को इतनी किस्मत वाली मान रही हूँ कि मैं आपके घर की बहू बन रही हूँ। सुजाता जो कि सालों से वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों की मदद करती आई थी, वहीं से उसे अपने बेटे के लिए बहू मिलती है जिसे सुजाता अपने इकलौते बेटे की शादी करती है। सलोनी सुबह सुबह आराम से सो रही होती है, तभी वहाँ सलोनी की सास मालती आती है और सलोनी को सुनाते हुए कहती है, बहू सुबह हो गई है, अब तक तू आराम से सो रही है। अरे घर के काम कब करेगी? माँ जी अभी तो सुबह के बस 5 ही बजे हैं। आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो? घर के काम मैं थोड़ी देर बाद ही कर दूंगी। 6 बजे तक मैं उठ जाऊंगी। अब आप भी सो जाओ तब तक। हे भगवान, कैसी बहू आई है मेरे घर में, इतनी देर तक सोती रहती है और अब बोलो तो कहती है 1 घंटे और सोना है। बहू ये तेरा ससुराल है, कोई मायका नहीं, जो तू इतनी देर तक सोती रहती है। माँ जी ये आपका भी मायका नहीं ससुराल है, तो आप भी धौस मत जमाओ यहाँ। अब तू मुझसे बदतमीजी कर रही है। घर के काम तो तुझसे होते नहीं है और जुबान कैंची की तरह चलती है। अरे कुछ तो शर्म कर ले, मैं तेरी सास हूँ और उम्र में भी तुझसे काफी बड़ी हूँ। माँ जी अगर आप अपनी बहू की इज्जत नहीं करोगी तो सास होने का सम्मान कैसे मांग रही हो? अरे जब मैं बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद सारा काम कर दूंगी तो आप क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हो? बोलो अब। मेरा बेटा बेचारा रात भर काम करता है और तू आराम से घोड़े बेचकर सोती है। अरे मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपने पति के बारे में ही सोच लिया कर कि वो अभी थोड़ी देर पहले जब काम से आएगा तो उसे गर्मा गर्म खाना मिलेगा तो उसे कितनी खुशी होगी, ये भी सोच लिया करना कभी। माँ जी पंकज जी 10 बजे आते हैं और तब तक घर के सारे काम हो जाते हैं और खाना पीना तब गरम ही बनता है। और यही अगर मैंने आपकी बात सुनकर अभी खाना बना दिया तो तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। तुझसे तो बोलना ही बेकार है, करना तो तुझे अपने ही मन की है। मालती इतना बोलकर रसोई में बर्तन धोने लगती है। थोड़ी देर बाद पंकज घर आता है काम से और अपनी माँ को बर्तन धोते हुए देखकर पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सलोनी को बुलाता है। सलोनी ये क्या है? तुम्हारे होते हुए माँ बर्तन धो रही है, तुम्हें शर्म आती है या नहीं आती है? अरे तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मैंने कुछ भी नहीं किया है और माँ जी मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ी देर बाद सोकर उठ जाऊंगी और तभी सारा काम कर दूंगी। फिर आपको किसने कहा कि बर्तन धोने हैं? अब बहू तो घर के कुछ काम करती नहीं है बेटा, ना ही हाथ लगाती है घर के किसी काम में। और मुझे घर में बिल्कुल भी गंदगी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही बर्तन साफ कर लूं। लेकिन आज तू कैसे जल्दी आ गया? वो आज मैं काफी ज्यादा थक गया था, पूरा शरीर दुख रहा था, इसके कारण सोचा घर जाके आराम करता हूँ। और अच्छा हुआ मैं घर आ गया और तुम्हारी असलियत देख ली मैंने। माँ जी आप समझाओ ना पंकज जी को, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं। अरे आप खुद बताओ ना, मैं क्या माँ जी से कभी काम करवा सकती हूँ? आपको मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ? बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम कैसी हो ना ये मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि आज के बाद मुझे मेरी माँ काम करते हुए ना दिख जाए, समझी तुम? पंकज सलोनी को काफी कुछ सुनाता है।
ये देखकर मालती को काफी अच्छा लगता है और वो फिर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। मालती हमेशा ही हर जगह अपनी बहू को नीचा दिखाती रहती थी। सलोनी कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद मालती अपने कमरे में बैठी होती है और तभी वहाँ विमला आ जाती है। क्या बात है मालती, तेरी बहू तो घर को बहुत अच्छे से चमका कर रखती है। लगता है तू अपनी बहू को अच्छे से डंडा करके रखती है। अगर जरा भी गलती हुई तो सुना देती होगी। और नहीं तो क्या, मेरी बहू तो मुझसे थर थर कांपती है। मेरे आगे कुछ भी नहीं बोल सकती है वो। चल चल, इतना भी नहीं मान सकती मैं। अब अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तेरी बहू तुझसे कहीं ना डरती होगी। वो तो बल्कि तेरे मुंह पे तेरी बनाई हुई चाय फेंक के जाती होगी। अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ और फिर मेरी बहू क्या करेगी। मालती जानबूझकर अपनी अलमारी में से सारे कपड़े निकालकर फेंक देती है और अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है। अरे बहू, तूने मेरी अलमारी ठीक से नहीं लगाई। ये देख, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े ऊपर से नीचे गिर गए। तुझे कितनी बार बोला है कि जो काम करे वो अच्छे से किया कर। माँ जी, मैंने तो अच्छे से ही सारे कपड़े तय किए थे, पता नहीं कैसे सारे कपड़े गिर गए। बहू, कभी तो अपनी गलती मान लिया कर कि तूने भी कुछ गलत किया होगा, तभी ऐसा हुआ है। चल अब दोबारा से सारे कपड़े फोल्ड कर और अच्छे से मेरी अलमारी में रख। मैं जा रही हूँ विमला के साथ बाहर। मालती अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी और अपने बेटे के आगे अच्छी भी बन जाती थी कि सारी गलती बस बहू की है। इसीलिए कई बार सलोनी अपने पति से काफी कुछ सुनती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मालती जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जब वहाँ से सलोनी जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बहू के गिरने की आवाज से मालती वहाँ आ जाती है और अपनी बहू की मदद तो करती नहीं है बल्कि उसे सुनाते हुए कहती है, तुझे कितनी बार कहा है कि कहीं भी तेल पानी मत गिराया कर। तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। देख, अब खुद ही गिर गई ना। अब अकल आ गई ठिकाने। ये एक दो बार और गिर कर मानेगी। माँ जी, मैंने तो तेल गिराया भी नहीं है। पता नहीं कौन है जो खुद करता है गलत काम और सारा काम मुझ पे आ जाता है। चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर और उठकर काम कर ले घर का। मालती की इस हरकत को पंकज अच्छे से देख लेता है और वो सारी बातें अच्छे से समझ जाता है कि आखिर ये सब कौन करता है। कुछ दिनों बाद मालती सुबह सुबह सो रही होती है तो सलोनी बनारसी साड़ी बड़ी सी बिंदी लगाए उसके कमरे में जाती है और बोलती है, मालती, अरे ओ मालती, सुबह हो गई है और अभी तक तू सो रही है। आवाज सुनकर मालती की नींद खुलती है और अपनी बहू को अपनी ही साड़ी में देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। बहू, ये क्या है? तूने मेरी साड़ी क्यों पहनी है और तू मुझसे कैसे बात कर रही है? चुप बिल्कुल, मैं तेरी बहू नहीं सास हूँ और तू मेरी बात को काट रही है। मैंने तुझे कहा ना, जा मेरे लिए गुड़ वाली चाय बना कर ला, वरना। ये बहू को क्या हो गया है? वो मेरी सास की तरह हरकतें क्यों कर रही है? मेरी बात समझ नहीं आई क्या मालती? मालती तो अब काफी डर जाती है क्योंकि अब सलोनी बिल्कुल मालती की सास की तरह ही बर्ताव कर रही थी। मालती ही घर का पूरा काम करती है, खाना बनाती है। ये सब करने के बाद मालती थोड़ी देर बैठती है कि तभी वापस से सलोनी आती है और बोलती है, तू फिर बैठ गई? छत पर गेहूं रखे हैं, उन्हें जाकर साफ कर। बहू, तू मेरी सास की तरह क्यों बातें कर रही है? क्योंकि मैं तेरी सास ही हूँ। भूल गई क्या? जब तूने एक बार मेरी बात मानने से मना किया था तो मैंने तुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था। वापस करूँ तेरे साथ ऐसा कुछ? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छत पर बहुत ज्यादा धूप हो रही है। थोड़ी धूप चली जाए उसके बाद गेहूँ साफ कर लूंगी ना। नहीं, मैंने कह दिया कि तू अभी गेहूं साफ करेगी तो अभी करेगी। मालती अब अपनी बहू से डरने लग जाती है क्योंकि उसकी बहू अब बहू से सास बन गई होती है। शाम के समय पंकज घर आता है तो मालती तुरंत उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा, तू देख रहा है ना कि बहू मुझसे कितना काम करवा रही है। बिल्कुल मेरी सास बन गई है। मेरी तो हालत बुरी हो गई है काम कर कर के। क्यों माँ, अब क्या हो गया? आप भी तो सलोनी के साथ ऐसा ही करती थी। तभी सलोनी अपने कमरे से निकलती है। मैं अपनी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखती हूँ और तू मुझसे बोल रहा है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। माँ, आपको याद है उस दिन सलोनी गिर गई थी और आपने उसे उठाया नहीं, उल्टा उसे सुनाया। और एक बात बताऊँ मैं आपको, वो तेल जिसे वो फिसल के गिरी थी वो आपने गिराया था। मुझे सब कुछ पता था माँ, लेकिन मैं सोचता था मेरी माँ आज नहीं तो कल अपनी बहू को अपनी बेटी समझ ही लेगी।
लेकिन नहीं माँ, मैं गलत था। एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी ही सास को ले आया जाए। तो मैंने सलोनी को कहा कि वो नाटक करे आपकी सास बनने का। सारी बातें सामने आ जाती है और फिर मालती भी अपने किए पर काफी पछतावा करती है। रज्जू अपनी दही बल्ले की दुकान जल्दी जल्दी बंद करके अपने बॉयफ्रेंड पुष्कर के पास जाती है। क्या है, आज क्यों इतनी जल्दी बुला लिया? तुम्हें पता है ना, दुकान में सबसे अच्छी कमाई तो शाम को ही होती है, और शाम को ही बुला लिया तुमने मुझे। तुमको मेरे बिना रहा नहीं जाता क्या थोड़ी देर? रजो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुमको जल्दी बुलाया। जरूरी बात करनी है? लगता है तुमने अपने घर में हमारी शादी की बात कह ही दी। चलो अच्छा है, अब हमें ऐसे छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। देखो, मैं पहले ही बता रही हूँ कि हम सर्दियों में शादी करेंगे, क्योंकि सर्दियों में ही मेरा काम अच्छा चलता है, और काम अच्छा चलेगा तभी तो हम शादी भी धूमधाम से करेंगे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर वालों ने एक लड़की देखी है और मेरी शादी तय हो गई है। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी भी हो जाएगी। बस यही बताने आया था। लड़की देख ली? अरे ऐसे कैसे लड़की देख ली? 2 साल से तुम मेरे साथ घूम रहे हो। अपनी दुकान के दही बल्ले खिला खिला कर मैंने तुम्हें मोटा कर दिया, और अब बोल रहे हो कि मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तुम। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे माफ करना, मैं शादी नहीं कर सकता। पुष्कर, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। शादी का वादा मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। मेरी दुकान आज नहीं तो कल तो अच्छी चलेगी ही ना। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। पुष्कर, एक काम करते हैं, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। तुम हमारे प्यार के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। प्यार? कौन सा प्यार? अब मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। जल्दी तुम ये बात समझ जाओगी, और हाँ, जितना जल्दी समझ जाओ ना उतना ही अच्छा है हम दोनों के लिए। मैं जा रहा हूँ, मुझे भूल जाना। पुष्कर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। रज्जू बहुत उदास हो जाती है और घर जाकर बहुत ज्यादा रोती भी है। 2-4 दिन तक तो रज्जू अपनी दही भल्ले की दुकान ही नहीं खोलती। कुछ दिनों के बाद रज्जू के घर छोटू नाम का लड़का आता है, जिससे रज्जू दही भल्ले के लिए दही लेती है। रज्जो दीदी, क्या हुआ? 2 दिन से देख रहा हूँ मैं आपको, आप दुकान खोलती ही नहीं हो। अरे आपके कारण ना हमारा भी काम रुका हुआ है। सब कुछ ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं छोटू मैं तुम्हें, जिसके लिए मैं ये सब कर रही थी, अपना भविष्य बना रही थी, वो तो किसी और के साथ ही हो लिया। उस पुष्कर ने तो मुझे छोड़ ही दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मतलब आपको वो पागल बना गया? दीदी, मैं तो आपको पहले ही समझा रहा था कि वो पुष्कर सही नहीं है, लेकिन आप तो मेरी बात मानती नहीं थी। अब उदास बैठी हुई हो। प्यार में अच्छा बुरा थोड़ी ना देखा जाता है, और पुष्कर से तो मैंने प्यार किया था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से पुष्कर को दही बल्ले बनाकर खिलाए थे। पता नहीं कौन सी पापी चाट से पट गया वो कमीना। दीदी, आप अपने काम पर ध्यान दो। ग्राहक आपके रोज आते हैं, लेकिन दुकान बंद देखकर वापस चले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके ग्राहक टूट जाएं। यहाँ पुष्कर ने मुझसे हमारा रिश्ता ही तोड़ दिया, और तुम ग्राहक टूटने की बात कर रहे हो। दीदी, भले ही आपको मेरी कोई बात अभी अच्छी ना लगे, लेकिन जब तक आप खुद को आगे नहीं बढ़ाओगी ना, तब तक ऐसे ही रोती रहोगी। मैं तो कहता हूँ पुष्कर को सबक सिखाओ। सबक सिखाऊं? लेकिन कैसे? वो तो शादी करने जा रहा है। दीदी, शादी वादी थोड़ी कर रहा होगा वो। अरे उसे कोई दूसरी लड़की मिल गई होगी जो उसका खर्चा उठा पा रही होगी। अब आप उसे दिखाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और कामयाब हो जाओ। हो सकता है उससे उसे ना पछतावा हो। तुम सही कह रहे हो छोटू। अब उसे तो मैं बताऊंगी कि आखिर में क्या चीज हूँ। चलो, दिमाग की बत्ती तो जली, वरना खुद की दुकान पे खुद ही ताला लगवा देती, साथ में मेरी दुकान भी बंद करवा देती। मेरे लिए तो अच्छा है। अब रज्जू वापस से अपनी दुकान में लग जाती है और काम शुरू कर देती है। लेकिन जब से पुष्कर ने रज्जू को छोड़ा था, तब से रज्जू का काम में दिल ही नहीं लग रहा था। इसीलिए वो दही भल्ले में कभी नमक ज्यादा कर देती तो कभी मिर्ची ज्यादा डाल दिया करती। ऐसे ही एक दिन रज्जू की दुकान में नीलम नाम की एक औरत आती है। बेटा, 1 प्लेट दही भल्ले खाने के लिए दे दो। रज्जू जल्दी से नीलम के लिए दही भल्ले बनाकर देती है, लेकिन इस बार रज्जू ने मीठी वाली चटनी कुछ ज्यादा ही डाल दी थी। नीलम खाती है तो उसे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये क्या, इतनी ज्यादा मीठी चटनी डाल दी? अरे जब दही भल्ले बनाने ही नहीं आते हैं तो किस बात की दुकान खोली है तुमने? बंद करके बैठ जाओ ना, कम से कम लोगों के मुंह का स्वाद तो खराब नहीं होगा। माफ करना, वो पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, गलती से ज्यादा हो गई चटनी। जब काम में ध्यान ही नहीं है तो बंद कर दो ना दुकान। वो औरत काफी ज्यादा रज्जू को सुना रही थी। तभी वहाँ पुष्कर आ जाता है। माँ, मैं आपको बाजार में तलाश कर रहा था और आप यहाँ क्या कर रही हो? पुष्कर, ये तुम्हारी माँ है? पुष्कर, तू जानता है क्या इस लड़की को? कौन है ये लड़की?
माँ ये वही है रज्जो जो मेरे पीछे थी। पीछे पड़ी थी क्या मतलब है पुष्कर तुम्हारा? मैं तुम्हारे पीछे कब पड़ी? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना। तुमने अपनी माँ को ये बात बताई नहीं? ए लड़की, एक तो तू मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, उसे छोड़ नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे ने तुझसे पीछा छुड़ाया है और अब तू झूठ बोल रही है। अच्छा हुआ आज मैं तुझसे मिल ली। सुन मेरी बात, मेरे बेटे से ना कोसों दूर रही हो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुष्कर और उसकी माँ की बातें सुनकर रज्जो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहीं रोने लगती है। पुष्कर ने मुझे छोड़ दिया। मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा जितना इस बात का लग रहा है कि वो हमारे प्यार को झूठा कह रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत हो गया उस पुष्कर के पीछे। उसने मेरा जितना दिल जलाया है ना, अब देखेगा वो भी कि उसने किसे रुलाया है। रज्जो अब खुद को संभालती है और बस अपने काम पर ध्यान देती है। रज्जो अपनी दुकान का भी नाम बदल देती है और बदलकर दिल जली के दही भल्ले रख देती है, जिसके बाद रज्जो बहुत मेहनत करती है। धीरे धीरे रज्जो की दुकान वापस से पटरी पर आ जाती है और चलने लगती है। कुछ दिनों के बाद समीर नाम का लड़का रज्जो की दुकान पर आता है। उसे दही भल्ले और रज्जो दोनों ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो आपकी दुकान में आने से पता चला कि आपकी दुकान में दही बल्ले बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। दुकान में आने से कैसे पता चल गया कि दही बल्ले अच्छे हैं? अरे आप तो इतनी अच्छी हैं और आपके हाथ से बनाए हुए दही बल्ले वो तो लाजवाब होंगे। अच्छा जी, आपको क्या मैं अच्छी लगी? ये भी भला कोई पूछने वाली बात है क्या? वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे आपके दही बल्ले और भी मशहूर हो जाएंगे। आपकी दुकान का नाम तो वैसे भी अलग है और आपकी दुकान के दही बल्ले भी अलग होंगे। आप एक काम कीजिए, दही बल्लों का आकार दिल की शेप में कर दीजिए, तो देखना आप कितनी फेमस हो जाओगी। समीर का आइडिया रज्जो को काफी अच्छा लगता है और दिल जली के दही भल्ले दिल के आकार के होते हैं, जो लोगों को भी काफी अच्छे लगने लगते हैं। धीरे धीरे रज्जो और समीर भी एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। दूर दूर से लोग अब रज्जो की दुकान में आने लगते हैं। एक दिन समीर रज्जो के लिए अंगूठी लाता है और रज्जो को अंगूठी देते हुए बोलता है, मुझे तुम पहली नजर में ही अच्छी लग गई थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? रज्जो समीर के सवालों का जवाब देने जा ही रही थी कि तभी पुष्कर वहाँ आता है। रज्जो मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर मैंने झूठ बोला। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सही कह रहे हो पुष्कर, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन उस गलत चीज में भी ना मेरे लिए कुछ सही लिखा था, इसलिए मुझे समीर मिला। समीर, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दिल जले के दही भल्ले ने रज्जो का दिल समीर के साथ ऐसा लगा दिया कि अब उनकी शादी भी हो जाती है।